Now, after the concept of bills of exchange, we are going to discuss the different terms of bill. मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है हमारे पास इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग, उसे हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमको देखने की जरूरत है दैट इज नोन एज टर्म ऑफ बिल। टर्म ऑफ बिल क्या होता है? यहां पर जो अभी हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पूरी प्रोसीजर ली थी, इस प्रोसीजर में मैंने आपको बताया था कि जब मिस्टर एक्स एक बिल ड्रॉ कर रहे हैं तो इस बिल ड्रॉ में जो ड्यूरेशन मिस्टर वाई ने उन्हें बताई थी कि कितने ड्यूरेशन के बाद वो पे करने वाले हैं, उस ड्यूरेशन को यहां पे मेंशन कर रहे होंगे। मींस यहां पर मिस्टर एक्स ने बिल्कुल लिखा होगा कि आई सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई एंड मिस्टर वाई एक्सेप्टेड टू पे मी मनी आफ्टर 3 मंथ्स। शायद मिस्टर वाई ने 3 महीने का टाइम ही मांगा था। तो जो ड्यूरेशन मींस जिस डेट पे डेट ऑफ ड्रॉन का मतलब जिस डेट पे आपने बिल बनाया एंड डेट ऑफ मैच्योरिटी मींस जिस डेट पे ये बिल मैच्योर हो जाएगा, मतलब जिस डेट पे मिस्टर वाई अमाउंट पे कर देंगे। तो शायद मिस्टर वाई ने ये जो ड्यूरेशन मांगी थी ये आपसे 3 मंथ्स की मांगी थी। तो अगर आप बिल की बात करोगे तो ये जो टर्म ऑफ बिल है वो कितने टर्म्स का है, कितने महीने का है, कितने ड्यूरेशन का है, 3 मंथ्स का है। तो जो टर्म ऑफ बिल होता है वो ड्यूरेशन होती है, जितने ड्यूरेशन के बाद जो आपके ड्रॉई है वो आपके ड्रॉअर को या आपके पे को अमाउंट पे करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ टर्म ऑफ बिल। नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट डेट है, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? यूजुअली आपने देखा होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आपके पास आता है तो उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में ड्यू डेट दी होती है। मींस अगर उस डेट तक आपने अमाउंट नहीं पे किया तो उस डेट के बाद कभी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो सकती है। उस डेट के पहले तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब जो ड्यू डेट है उस डेट तक पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर पेमेंट नहीं होगी तो उस डेट के बाद आपको आपकी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कट हो सकती है। तो सिमिलर टू दिस इसमें भी सेम ऐसा ही होता है। सपोज एक छोटे से एग्जांपल के साथ फिर से लेते हैं। सपोज मिस्टर एक्स ने कुछ गुड सेल किए थे मिस्टर वाई को, मिस्टर एक्स ने कुछ गुड सेल किए थे मिस्टर वाई को ऑन 1 कब? 1 अप्रैल को, ठीक है। और ये जो ड्यूरेशन है ये आई थिंक सो, अब हम यहां पे टर्म ऑफ बिल की बात करें तो शायद 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स है। तो आफ्टर 3 मंथ्स जो इसकी ड्यू डेट होगी मींस किस डेट पे वाई अमाउंट देने वाले हैं एक्स को, वो समझ लेते हैं। ड्यू डेट हमने निकालनी है, समझिए कितने टर्म का है? 3। टर्म ऑफ बिल कितना है? ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। पहले ये जो बिल बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1 अप्रैल, 3 महीने आई थिंक सो। 1 अप्रैल मींस 3 महीने मींस अप्रैल की बात करें तो अप्रैल इज योर फर्स्ट मंथ, डन। मे इज योर सेकेंड मंथ एंड जून इज योर थर्ड मंथ। तो अगर आफ्टर इस ड्यूरेशन मींस ये जो 3 महीने होंगे वो कब ओवर हो रहे होंगे? 3 महीने कब ओवर हो रहे होंगे? सिंपल, 3 महीने ओवर कब हो रहे होंगे? 30th जून, जो भी ड्यूरेशन होगा, ईयर जो भी होगा, आई थिंक सो। तो जो आपकी ड्यू डेट होगी, योर ड्यू डेट, वन मोर टाइम, योर ड्यू डेट विल बी 30th जून, क्योंकि आपको पता है जो डेट आपकी क्लोज हो रही है, जो डेट आपकी बंद हो रही है, वो ड्यू डेट हो गई कि एनी हाउ 30 जून आपको महीना ओवर हो रहा है, एनी हाउ आपको 30 जून तक पेमेंट कर देनी चाहिए। इज इट कंफर्टेबल और नॉट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये ड्यू डेट आ गया।
इसके बाद मींस जिस डेट पे आपका ड्यूरेशन ओवर हो जाए। इसके बाद क्या आया, डेज ऑफ ग्रेस। देखिए आपने शायद ये सुना होगा कि अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो कुछ आपको एक्स्ट्रा डेज मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा डेज मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। बिल्कुल, वो यूजुअली हर एक जगहों पे ऐसा होता है। मींस जो एक्स्ट्रा डेज आपको मिल जाएं, मींस जिस डेट पे आप पेमेंट कर सकते हो इन एक्स्ट्रा डेज में, उसे बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस। जैसे हम इस पे बात करते हैं तो इसमें हमने देखा 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया था, 3 महीने का बिल था तो 3 महीने हमने कैलकुलेट किया 30 जून हो जानी चाहिए। 30 जून आपकी ड्यू डेट है, मतलब आप बोल सकते हो 30 जून या 1 जुलाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 30 जून में आपका ये मंथ ओवर हो जाएगा, ये ड्यू डेट आ गई। इसमें उन्होंने बोला डेज ऑफ ग्रेस, हम कुछ और एक्स्ट्रा दिन देते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो ध्यान रखिएगा 3 दिन होते हैं। डेज ऑफ ग्रेस, जो आपको डेज ऑफ ग्रेस अलॉट किए गए हैं वो 3 डेज अलॉट किए गए हैं। ध्यान रखिएगा एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको पता होना चाहिए जो डेज ऑफ ग्रेस है वो जनरली 3 डेज है। कभी भी आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पूछा जाए डेज ऑफ ग्रेस कितना है तो 3 दिन का है। देखो 30 जून ओवर, 3 दिन और, 3 दिन और मतलब 1 जुलाई, 2 जुलाई एंड 3 जुलाई, मतलब 3 जुलाई तक का आपको टाइम है। एनी हाउ आपको 3 जुलाई तक पेमेंट कर देनी है। इज इट कंफर्टेबल? 3 दिन और आपको दे दिएगा, मतलब 3 दिन कब तक, 3 जुलाई तक का टाइम मिल गया। पेमेंट आपको कब कर देनी है, 4 जुलाई। 4 जुलाई तक आप पेमेंट कर ही दोगे, डन। अब ये नेक्स्ट केस क्या है, डेज ऑफ मैच्योरिटी। डेज ऑफ मैच्योरिटी, जब ये आपका बिल फाइनली मैच्योर होने लग जाएगा, तो डेज ऑफ मैच्योरिटी का मतलब होता है जब फाइनल सेटलमेंट होगा। फाइनल सेटलमेंट आई थिंक सो 4 जुलाई को होने वाला है। आफ्टर डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस के बाद जितने भी जो भी डेट आएगी, जिस डेट पे आपको अमाउंट फाइनल मिलेगा, इज नोन एज डेट ऑफ मैच्योरिटी। यहां पे मार्क कर लेते हैं, 4 जुलाई इज डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब समझ में आ गया हमको, जिस डेट पे ये बिल हमारा मैच्योर हो जाए। शायद सुना होगा ना, पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। पॉलिसी मैच्योर होने का मतलब क्या होता है, आपने कुछ अमाउंट दिए हैं कुछ ईयर्स में, जैसे वो आपका ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद आपको अमाउंट रिसीव होगा। वैसे यहां पर भी आपने गुड्स दिए थे, बिल मिल गया था, अब जिस डेट पे इस बिल के बिहाफ में आपको अमाउंट मिल जाएगा उसे बोला जाता है डेट ऑफ मैच्योरिटी। एंड हमेशा से हमें ध्यान रखना है, द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज द ड्यू डेट प्लस डेट ऑफ ग्रेस। ड्यू डेट मतलब जो 3 महीने ओवर हो गए, एक्स्ट्रा 3 दिन और ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद जो ड्यूरेशन आएगा उसको बोला जाएगा डेट ऑफ मैच्योरिटी। इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूं मैं, योर date of maturity is equal to due date plus days of grace. One more time, date of maturity कैसे आएगी, due date plus days of grace। तो अब तक हमने कितनी बातें कर ली, 3 बातें कर ली, 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। क्या क्या, सबसे पहला टर्म ऑफ बिल, बिल की ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन का है, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, जितनी भी ड्यूरेशन का है वो पता होना चाहिए, उसे टर्म ऑफ बिल बोला जाएगा। आफ्टर ड्यू डेट, तो जैसे ही ये आपके 3 महीने या 2 महीने ओवर होंगे, तो ओवर होने के बाद जो आपकी डेट आएगी, जिस डेट पे आपको अमाउंट रिसीवेबल हो जाएगा, इज नोन एज ड्यू डेट। एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा डेज दिए गए हैं, तो उन एक्स्ट्रा डेज को बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस। एंड ये जो डेज ऑफ ग्रेस है वो आपको एक्स्ट्रा 3 दिन अलॉट किए गए, ठीक है। आफ्टर 3 डेज जो फाइनल सेटलमेंट की डेट आती है, दैट इज नोन एज डेट ऑफ मैच्योरिटी। वो आपको पता है, योर डेट ऑफ मैच्योरिटी इज इक्वल टू ड्यू डेट प्लस डेज ऑफ ग्रेस। तो हमने ये 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट इज योर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। नेक्स्ट केस इज अ पार्ट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ध्यान से समझिएगा, सेम केस पे कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। यहां पर मिस्टर एक्स ने कुछ गुड्स सेल किए थे मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई ने आपको अमाउंट नहीं दिया,
मिस्टर वाई ने आपको एक भी रुपए नहीं दिए, बट मिस्टर वाई ने आपको एक्सेप्ट किया कि हम आपको 3 महीने के बाद देने वाले। एक्सेप्ट कैसे किया? जो आपने एक बिल बनाया था, इस बिल को मिस्टर वाई ने साइन किया था। यहां पे मिस्टर एक्स थे, आपने साइन था, एंड यहां पर मिस्टर वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस दी थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस दी है तो उन्होंने अपनी सील लगाई एंड वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस दी। डन। 3 महीने के बाद ये अमाउंट मिलेगा। अब जब ये एक्सेप्टेंस वाई ने दी तो ये एक्सेप्टेंस देने के बाद ये जो भी बिल होगा वो एक्स के पास आ जाएगा। दिस बिल इज रिटेन्ड बाय मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स के पास रखा हुआ है ये। फॉर एग्जांपल हमने अब पता था 1 अप्रैल में किया है, तो 1 या 2 दिन में ये बिल वापस आ जाएगा। अब प्रोबेबली 2 या 3 अप्रैल तक ये बिल आ गया वापस। मिस्टर एक्स को ये बिल कितने समय तक संभाल कर रखना पड़ेगा? जब तक का टर्म ओवर नहीं हो जाता, दैट मींस 3 महीने। मींस ये जो बिल है वो 3 महीने तक कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। बट मिस्टर एक्स को एक बात क्लिक हुई। मिस्टर एक्स ने बोला ये जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आता है। अगर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आता है, दैट मींस मैं इस बिल को मॉर्गेज कर सकता हूं। मॉर्गेज का मतलब गिरवी रख सकता हूं। मिस्टर एक्स ने बोला चलो एक काम करते हैं, ट्राई मारते हैं। मिस्टर एक्स ने ये बिल लिया, ये बिल लेकर बैंक के पास पहुंचे। बैंक में जाकर इन्होंने बोला देखिए मेरे को रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे पास अभी रुपए नहीं है, बट मेरे पास एक बिल रखा हुआ है। ये बिल बिल्कुल लीगल है, आप चेक कर लो, इसमें मेरे भी साइन है और जिन पर्सन से मुझे अमाउंट लेना है उनका भी साइन और उनके ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन की सील भी लगी हुई है। बैंक जरूर ऑब्वियसली उसको बहुत अच्छे से स्कैन करेगा, देखेगा सारी चीजें ओके है या नहीं है। तो ये बिल शायद 10,000 रुपीज का था क्योंकि आपको 10,000 रुपए लेने हैं। तो बैंक ये बिल अपने पास रख लेगा और बैंक बोलेगा देखिए आपको ये जो बिल है इस बिल के बिहाफ में 3 महीने के बाद कैश मिलने वाला है, 3 महीने के बाद अमाउंट मिलेगा, लेकिन मैं आपको 3 महीने पहले ही इस अमाउंट को दे रहा हूं। तो बैंक क्योंकि ये फैसिलिटी दे रहा है तो बैंक जरूर कुछ ना कुछ आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। 3 महीने पहले ही दे दिया, बैंक आपको पहले से रुपए दे रहा है, तो बैंक आपको 3 महीने के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो जो इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया है उसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग चार्जेस। और जब बैंक इस बिल को अपने पास रख ले और इस बिहाफ में एक्स को पेमेंट दे दे, इस सिचुएशन को बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इस सिचुएशन को बोला जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ये है बैंक, डन, ठीक है भाई, एक छोटा सा बैंक बनाया। जब मिस्टर एक्स के पास ये बिल मिल चुका था, मिस्टर एक्स के पास ये बिल आया था, मिस्टर एक्स इस बिल को लेकर बैंक में जाते हैं और बैंक में जाकर ये बिल बैंक वालों को दे देते हैं और बैंक को देकर उसके बिहाफ में कुछ अमाउंट ले लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है, बिल गिवन टू बैंक, बैंक को हमने बिल दे दिया एंड रिसीव मनी। हमने बिल बैंक को दे दिया और बैंक को देने के बिहाफ में उस बिल के बदले में हमने उनसे मनी रिसीव कर ली। बैंक को प्रॉमिस किया 3 महीने के बाद जब मुझे वाई अमाउंट देंगे तो हम वाई को बोल देंगे कि वाई आप हमें अमाउंट मत दो, हमने इसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो आप बैंक को ही पेमेंट कर दो। तो 3 महीने बाद बैंक को भी पेमेंट मिल गई और यहां पर एक्स का काम भी चल गया, एक्स को अमाउंट भी मिल गया 3 महीने पहले। सो जब हम अपने इस बिल को बैंक के पास लेकर जाते हैं और बिल बैंक में डिपॉजिट करके मॉर्गेज करके बैंक से कुछ अमाउंट ले लेते हैं, दिस सिचुएशन इज नोन एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बैंक मिस्टर एक्स को पूरे 10,000 रुपए देने वाला है? मेरे को नहीं लगता कि बैंक पूरे 10,000 रुपए देगा। अगर बैंक पूरे 10,000 रुपए मिस्टर एक्स को दे देगा तो बैंक को फायदा क्या हुआ इन 3 महीने में? एक भी रुपए का नहीं। तो बैंक
मिस्टर वाई से लेगा पूरे 10,000 रुपए, लेकिन जब एक्स डिस्काउंट करवाने गए होंगे तो शायद 200-300 रुपए काटने के बाद जो रेस्ट अमाउंट होगा वो मिस्टर एक्स को देगा। तो ये 200 या 300 रुपए जो बैंक ने काटे हैं, दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग चार्जेस एंड दिस इज द इनकम फॉर द बैंक। सिंपल सा पैसे, क्योंकि बैंक ने 9,700 बस दिया था और बैंक ने रिसीव किया है 10,000 रुपीज, तो जो 300 रुपीज का बैंक को बेनिफिट हुआ है दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग चार्जेस। सो प्रोबेबली आप लोगों को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का केस समझ आ गया होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक छोटे छोटे टर्म्स है जिसको हम देख रहे हैं। नेक्स्ट केस पे हम देखने वाले हैं एंडोजमेंट ऑफ बिल। एंडोजमेंट ऑफ बिल, एंडोजमेंट का मतलब होता है किसी को दे देना। एंडोजमेंट का मतलब होता है जो चीज आपके पास है वो किसी को दे देना, सिंपल सा मतलब है। सपोज मेरे को ये इंक गिफ्ट में मिली। सपोज ये इंक मेरे को मिली, मेरे पास ये इंक आ गई। मैंने क्या देखा कि ये जो इंक मेरे पास आई है ब्लू कलर की, ये इंक तो मेरे पास बहुत सारी रखी हुई है, मेरे कुछ काम की नहीं है फिलहाल। तो मैंने बोला एक काम करता हूं, ये जो मेरे को इंक मिली हुई है ये जो पर्सन है उनको पे कर किसी दूसरे पर्सन को दे देता हूं। तो जब एक चीज आपको मिलती है और आप उसे यूज करने के बजाय किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देते हो तो उसे बोलते हैं अपन एंडोर्स। क्या बोलते हैं उसे? एंडोर्स। देखिए वहां पर ही अब ये एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है समझिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज एक छोटा सा, पहले मैं स्पेस बना लेता हूं। हाँ जी, देखिएगा यहां पर मिस्टर एक्स ने कुछ गुड्स तो बेच दिए हैं वाई को, देन डेफिनेटली मिस्टर एक्स ने भी कहीं ना कहीं से गुड्स खरीदे होंगे। हाँ जी, ये गुड्स किससे खरीदे थे? मिस्टर जेड से। मिस्टर एक्स ने ये गुड्स खरीदे थे मिस्टर जेड से। ऑब्वियसली मिस्टर एक्स को कुछ पेमेंट करनी होगी मिस्टर जेड को। अब क्या मिस्टर एक्स को गुड सेल करने पे अमाउंट मिला है? नहीं। मिस्टर एक्स को तो गुड सेल करने पे बिल मिला है, और ये जो बिल मिला है मिस्टर एक्स को अमाउंट मिला नहीं है, तो मिस्टर एक्स जेड को क्या अमाउंट देंगे? मिस्टर जेड बार बार एक्स से बोल रहे हैं भाई मेरे को रुपए दो, भाई मेरे को रुपए दो, भाई मेरे को रुपए दो, लेकिन मिस्टर एक्स को तो रुपए मिले ही नहीं है, कहां से वो रुपए दे देंगे? तो मिस्टर एक्स सिंपली वाई मिस्टर जेड से बोलते हैं देखिए मेरे को अपने कस्टमर से मेरे को वाई से रुपए नहीं मिले, मैं आपको नहीं दे सकता अभी रुपए। तो मिस्टर जेड बोलेंगे कुछ तो मिला होगा। तो मिस्टर एक्स ने बोला हाँ जी मेरे को बिल मिला हुआ है जो 3 महीने के बाद सेटल होगा। तो मिस्टर जेड ने बोला एक काम करते हैं, ये बिल मेरे को दे दो, मेरे को गारंटी मिल जाएगी कम से कम। ठीक है, जो बिल मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई से मिला है, ये वाला बिल मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर कर दिया मिस्टर जेड को। इसको बिल ट्रांसफर टू मिस्टर जेड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने ये बिल मिस्टर जेड को ट्रांसफर कर दिया और सीधे फोन करके मिस्टर वाई से बोला कि जो भी पेमेंट होगी वो जेड को ही दे देना, मेरे को देने की जरूरत नहीं है। इसी केस को हम बोलते हैं जब आपके पे डिफरेंट होते हैं। हमने देखा था पहले, उस समय पे ये जो अमाउंट था वाई किसको देता? एक्स को, लेकिन अभी ये बिल किसके पास एग्जिस्ट कर रहा है? जेड के पास, तो मिस्टर वाई पेमेंट करेंगे जेड को। उस समय पे ये बिल किसके पास रखा हुआ था? एक्स के पास। एक्स ने उठाकर इस बिल को किसको दे दिया? जेड को। उसे बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोजमेंट ऑफ बिल। एक बिल जो किसी से मिला है उठाकर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देना इज अ पार्ट ऑफ एंडोजमेंट ऑफ बिल। ये जो एंडोर्समेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो चेक में बहुत ज्यादा होता है। सपोज मेरे कस्टमर ने चेक दिया, 10,000 रुपए का चेक दिया। अब इस चेक को मैं बैंक में लगाऊंगा तो 3 दिन के बाद ये मेरे को कैश होकर मिलेगा। मैं अपने कस्टमर से बोलता हूं भाई देखो चेक दे दो मेरे को 10,000 रुपए का, बट ऊपर नाम मत लिखना। सिंपल, चेक मेरे को 10,000 रुपए का मिला, मेरे को जिसको भी पेमेंट करनी थी मैंने कैश देने की बजाय ये चेक उठाकर उसको दे दिया। मैंने कहा ये लो भाई 10,000 रुपए का, ऊपर अपना नाम डालना, चेक कैश करवा लेना। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। मतलब जो मेरे को मिला मैंने उठाकर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। सेम ऐसा ही हमने बिल में भी देखा था। ये देखो बिल मेरे को एक्स से वाई से मिला था, इस बिल को मैंने कैश नहीं करवाया, अपने पास नहीं संभाल के रखा, मैंने जेड को दे दिया।
तीनों पर्सन का काम हो गया। जेड को भी अमाउंट चाहिए था, जेड को भी गारंटी मिल गई, एक्स को ऑलरेडी गारंटी मिली थी, अब वाई डायरेक्टली पे कर देंगे जेड को। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। And the last case is known as bills of a bill sent for collection. Bill sent for collection. Actually आपने देखा होगा कि जैसे एक कोई भी बिजनेसमैन है, उनके पास बहुत सारे चेक्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा चेक हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और फिर उनको चेक देते हैं, तो वो चेक इकट्ठा एक दिन जाकर बैंक में लगाते हैं। अब सपोज करो उसमें से एक चेक अगर मिसप्लेस हो गया, तो हो गया भाई उन्हें लॉस, उस उतने रुपए का, तो चेक तो मिसप्लेस हो गया, तो गड़बड़ हो जाता है। सिमिलर टू दिस कि यहां पे जो मिस्टर एक्स हैं वो बहुत सारे, ध्यान से देखिएगा, सिमिलर टू दिस मिस्टर एक्स हैं वो बहुत सारे गुड्स को बहुत सारे अलग अलग पर्सन को बेचते होंगे। तो वैसे ही ज्यादा डीलिंग होती होगी उनकी, उधार में होती तो होगी, तो उनसे बहुत सारे कस्टमर से बिल मिलता होगा या नहीं मिलता होगा। मिस्टर एक्स के पास बड़े सारे बिल हो गए। अब मिस्टर एक्स को ये डर है कि अगर इसमें से एक बिल मिसप्लेस हो गया तो जो भी पर्सन है वो तो डिनाई कर जाएंगे, उन्हें बोलेंगे भाई कैसा, क्योंकि वो पेमेंट करने आएंगे तो वो आपसे बिल जरूर मांगेंगे कैंसिल करने के लिए। अब आपके पास बिल नहीं होगा तो वो पेमेंट नहीं करेंगे। सो इसीलिए मिस्टर एक्स को टेंशन होती है। तो मिस्टर एक्स क्या बोलता है, ये जो भी सारे बिल हैं इस सारे बिल को बैंक में जाकर जमा कर दो। मिस्टर एक्स ये जो भी सारे बिल्स हैं इन बिल्स को बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देता है। मिस्टर एक्स ने जो भी आपके बिल हैं इसको बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दिया। अब तो सर जब ये बैंक में डिपॉजिट करता है तो हमने तो ये केस पढ़ा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बट ध्यान से देखिएगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या था, बिल गिवन टू बैंक एंड रिसीव मनी। आपने बिल दे दिया और मनी ले ली, बट बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में हमने बैंक से क्या बोला, इस बिल को आप संभाल कर रख लो, इस बिल को आप संभाल कर रख लो, लेकिन हमें कुछ अमाउंट मत देना, बस आप बिल संभाल के रख लो एज अ सिक्योरिटी। 3 महीने तक संभाल के रखना, 3 महीने के बाद जब पेमेंट मिल जाए वो पर्सन वाई आकर आपको पेमेंट दे दे, तब हमें बताना कि हाँ जी आपकी पेमेंट हो गई है। बट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता है, हमें पेमेंट 3 महीने बाद मिलने वाली है, हमने बैंक को अभी बिल दिया और तुरंत अमाउंट ले लिया। लेकिन बिल सेंट फॉर कलेक्शन मतलब हमने बैंक से बोला भाई आप इस बिल को रख लो कलेक्शन के लिए, जब ये 3 महीने के बाद कलेक्ट हो जाए तो सीधे हमारे अकाउंट पे ट्रांसफर कर देना। तो बैंक ने आपको तुरंत रुपए दिए क्या, नहीं, बैंक ने कब आपको रुपए दिए, जब वो वाई ने बैंक में अमाउंट पे कर दिया। सो दिस बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोथ आर डिफरेंट। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में तुरंत पैसे ले लेना, लेकिन बिल सेंट फॉर कलेक्शन में हमने बिल दिया है, 3 महीने के बाद जब बिल मैच्योर हो जाए तब कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद मिस्टर एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। सो प्रोबेबली उसके बाद हमने क्या देखा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में बैंक में तुरंत बिल देना और कैश ले लेना, इसके लिए बैंक को चार्ज करता है, उस चार्ज को बोला जाता है डिस्काउंटिंग चार्जेस। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एक पर्सन से बिल मिला हमें, इस बिल को उठाकर हमने अपने क्रेडिटर थर्ड पर्सन को दे दिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंड नेक्स्ट वन बिल सेंट फॉर कलेक्शन, जो बिल मुझे मिला है इस बिल को हमने बैंक में दिया है सिर्फ कलेक्शन के लिए, रुपए नहीं ले रहे, मैच्योरिटी के बाद जब अमाउंट मिल जाए तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने देखे, टर्म्स ऑफ बिल, ड्यू डेट, डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन आप लोगों को क्लियर होंगे। थैंक यू।